हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम बात कर रहे थे अपने फोर्थ चैप्टर की कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। तो देखो किस तरह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे और किस तरह से कोवलेंट या सहसंयोजी बंध फॉर्म हो रहे थे। तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा, कैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा अपने आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। और सहसंयोजी बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी या शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी या शेयरिंग के द्वारा अपने सहसंयोजी आबंध फॉर्म हो रहे थे। चूंकि अपना चैप्टर जो है फोर्थ वो कार्बन के बारे में है, तो हम बात करेंगे कि ये जो कार्बन है वो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, या कार्बन सहसंयोजी बंध ही क्यों बनाता है। ये एक क्वेश्चन के रूप में हम स्टडी करेंगे कि जो अपना कार्बन है वो आयोनिक बंध क्यों नहीं बनाता है। तो देखो, इसके लिए हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या था? 6 था। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। और हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो क्या होता है? फर्स्ट शेल के अंदर कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोई भी जो तत्व होता है वो अपने बाहरी कक्ष में या आउटर शेल के अंदर अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना वो चाहता है, क्योंकि जिसके बाहरी कक्ष में अष्टक कंप्लीट होता है वो तत्व स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो कार्बन भी क्या करेगा? स्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा। और उस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो, अपने पास सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि कार्बन किस तरह से अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा। तो देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि ये जो कार्बन है वो अपना बाहरी कक्ष कंप्लीट करने के लिए इसके बाहरी कक्ष में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो उनको त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, तभी इसके 8 इलेक्ट्रॉन या बाहरी कक्ष पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तब क्या बनाएगा? ये C+4 बनाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं, रिमूव किए हैं अपने बाहरी कक्ष के, तो C+4 बनाएगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, गेन कर लेता है। तो ये क्या बना लेता है? C-4 बना लेता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब ये C+4 बन रहा है और C-4 बन रहा है, इसके अंदर प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका क्या रेशियो होता है? तो देखो, जब ये C+4 बना रहा है तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर ही रहते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और इधर भी कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। लेकिन देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो C+4, तो C+4 कब बना है? जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, अपने रिमूव कर दिए, तो इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन। शेष इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 2 रहे। और इधर बात करें C-4 की,
तो देखो C-4 कब बना है, जब ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब ये C-4 बना है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आगे, 6 पहले से थे, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बात आती है जब C+4 और C-4 बनते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। तो देखो हम बात करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 रहते हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है। तो देखो जो 6 प्रोटॉन्स का नाभिक है, 6 प्रोटॉन्स का नाभिक है, उसके लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन जो धनायन बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो 6 प्रोटॉन्स का नाभिक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे C-4 की। तो देखो C-4 के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। तो देखो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए कार्बन क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा। अपने जो आउटर कक्ष के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। किस तरह से, देखो जैसे ये है कार्बन की बाहरी कक्ष में क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और यही वजह है कि कार्बन के अंदर जो कार्बन है वो आयोनिक बंध नहीं बनाता है, जबकि सहसंयोजक बंध बनाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखो अपना एक CH4 मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, किसकी, CH4 की, जिसको हम नाम देते हैं मेथेन। क्या नाम देते हैं, मेथेन। तो देखो जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 4। और हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही रह जाता है, जो के सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस तरह से। तो देखो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चूंकि CH4 के पास में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो वो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयरिंग करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे, ये एक हाइड्रोजन इस तरफ, हम लिख लेते हैं इनको, ये इस तरह से। अब देखो कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने शो कर दिए। हाइड्रोजन के पास में, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्रॉस से शो कर देंगे, ये लो। तो देखो हाइड्रोजन को भी अपना बाहरी कक्ष कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर कर लेंगे, ये लो। इसी तरह से ये हाइड्रोजन अपना बाहरी कक्ष कंप्लीट कर लेगा, इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन एंड इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन। तो सारे हाइड्रोजन ने मिलकर के क्या कर लिया, अपना बाहरी कक्ष कंप्लीट कर लिया। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो पहले कक्ष के अंदर प्रेजेंट होता है। और पहले कक्ष के अंदर मैक्सिमम अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से ही जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम कार्बन की। तो देखो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास में है, 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से लेगा, 5 6 7 8। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को
शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से ये जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। और ये जो अपन ने अभी समझा है वो थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक बंध बनाने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, जो कि संभव नहीं है। और क्यों नहीं है ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करके या ग्रहण करके बनाता है C4- ऋणायन। जब ये C4- ऋणायन बना लेता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण रखना मुश्किल हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, ये 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी अपनी आती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ या धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस तरह से ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कार्बन है वो आयनिक बंध नहीं बनाता, ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो कौन सा बंध बनाता है? कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट जो कंपाउंड हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जो कोवलेंट कंपाउंड हैं या सहसंयोजी यौगिक हैं, ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। देखो, हमने बात करी थी जब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो आयोनिक कंपाउंड क्या थे, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होकर धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत आकर्षण बल बनने से बन रहे थे। और मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी। तो इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक क्या था? आयोनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा था, जबकि सहसंयोजी कंपाउंड का गलनांक और क्वथनांक क्या है? कम है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। देखो, हम ये भी जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह करने के लिए हमें आयन्स चाहिए। क्या चाहिए? आयन्स चाहिए। और जब ये आयन्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं या मूव करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या विद्युत का प्रवाह होता है। जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड है या सहसंयोजी यौगिक है, इनके अंदर किसी तरह के कोई आयन नहीं बन रहे हैं, जैसा आयनिक यौगिकों में बन रहे थे। जैसे हमने बात की थी NaCl की, तो NaCl क्या था? Na+ और Cl- में टूट रहा था। और ये जो आयन जो बन रहे थे वो क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे, गति कर रहे थे, और उस गति की वजह से विद्युत का प्रवाह कर रहे थे। लेकिन सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लास्ट अपना इनका प्रॉपर्टीज है कि ये सामान्यतः जल में नहीं घुलते हैं। जल में क्या नहीं होते हैं? नहीं घुलते हैं। देखो, जो घुलनशीलता है इसके लिए हमने बात की थी कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या थे? पोलर थे। और जल भी क्या है? पोलर है, ध्रुवीय है। देखो, पोलर या ध्रुवीय का क्या मतलब होता है कि जब इनको ये आयनों में टूट जाते हैं तो वो नेचर क्या कहलाती है? पोलर या ध्रुवीय नेचर कहलाती है। जबकि सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? ये अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं, तो ये जल में घुलनशील नहीं रहते हैं। इस तरह से आज का अपना क्वेश्चन है कि कार्बन है वो आयोनिक बंध क्यों नहीं बनाता है, ये सहसंयोजक बंध ही क्यों बनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।
है।